तो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था आपको कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है इस तरह से, फिर उसके आगे क्या लग रहा है, सिलेंडर लग रहा है, और फिर उसके आगे क्या है, कॉन है, सॉलिड कॉन, ठीक है। और इनका रो जो है वो फिक्स दे रखा है आपको, इसकी रेडियस आपको दे रखी है आर, यहां से यहां तक सिलेंडर की लेंथ दे रखी है एल, और इस कॉन की हाइट दे रखी है आपको एच। तो मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर तीन अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं मुझे, एक है हेमिस्फीयर, एक है सिलेंडर, और एक है सॉलिड कॉन। तो तीनों का सेंटर ऑफ मास अलग अलग पोजीशन पर होता है। तो सॉलिड हेमिस्फीयर के मैंने बारे में जो पढ़ा था, तो सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास हमने इसको डिराइव भी किया था। यहां से कितने डिस्टेंस पर आया था, 3r/8 आई थिंक, याद हो तो आपको 3r/8 पर था क्या? 2r नहीं 3r आएगा बेटा, वो डिस्क के लिए पाई वाला, हेमिस्फीयर के लिए 3r/8। सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सिलेंडर में सिंपल एक रॉड की तरह ही तो होता है सिलेंडर। तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहाँ पर। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया, कितने डिस्टेंस पर? 3r/8। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया, कितने डिस्टेंस पर आएगा? l/2। और कौन का सेंटर ऑफ मास कितने पे आता है? सॉलिड का उनका आता है h/4 पर, और होलो का आता है h/3 पर। तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे कहीं, यहां से h/4। तो मैं अलग अलग बॉडीज मान सकता हूं। ये एक्सिस है, यहां पर आपका रखा हुआ है मान लो m2, यहां पे रखा हुआ है m1, और यहां पे रखा हुआ है आपका m3। m1 जो मास है वो हेमिस्फीयर का, m2 जो मास है वो सिलेंडर का है, और m3 जो मास है वो किसका है? वो कोन का है। m1 यहां से डिस्टेंस कितनी? 3r/8। सॉरी, m2 यहां पे नहीं रखा हुआ, m2 कहां पे रखा हुआ है? m2 रखा हुआ है यहां पर l/2 पर, l/2 पर रखा हुआ है यहां से ओरिजिन से। और m3 कहां पे रखा हुआ है? m3 की डिस्टेंस कितनी होगी? यहां से l प्लस h/4। तो कितनी डिस्टेंस पर? l प्लस h/4। अब m1 m2 m3 निकल गया आपका। अच्छा, पोजीशन पता चल गया, m1 कहां पर होगा, m2 कहां पर होगा, m3 कहां पर होगा, ठीक है। अब हमें क्या m1 m2 m3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका रो जो था, रो कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म बॉडी थी, तो मुझे मास निकालना है। तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो m1 बराबर हो जाएगा रो, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है पता है आप लोगों को? जो फुल स्फीयर होता है उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आधा स्फीयर होगा तो 2/3 पाई आर क्यूब। m2 कितना हो जाएगा? m2 हो जाएगा रो, m2 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तीसरा बचा आपका कोन, कोन का क्या होता है? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? तो कोन का वॉल्यूम होता है रो इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आई थिंक यही होता है। m1 m2 m3 निकल गए, पोजीशंस निकल गई। क्या मैं एक्सियम निकाल सकता हूं? एक्सियम बराबर हो जाएगा आपका m1, ये पॉइंट से इधर जा रहा हूं मैं, इसलिए इसको लूंगा मैं माइनस में 3r/8 प्लस m2 कहां पर है? m2 है l/2 डिस्टेंस पर। m3 कहां पर है? m3 है आपका l प्लस h/4 डिस्टेंस पर। नीचे आ जाएगा क्या? m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब डालो सेंटर ऑफ मास लोकेशन ऑफ सिस्टम विथ कैविटी। सेंटर ऑफ मास लोकेशन of a system with cavity, with cavity।
ऐसा सिस्टम जिसमें कैविटी बन रही है, मतलब कुछ पार्ट उसका मिस है अंदर का, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे हम लोग? तो मान लो मुझे एक डिस्क दे रखी है, डिस्क पता ही आप लोगों को, जो आपकी थाली होती है या फिर प्लेट्स वगैरह होती है, दैट विल वर्क एज अ डिस्क, वो डिस्क की तरह होती है। इस डिस्क में से इसका डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? अभी इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास के सेंटर पर होगा इधर। अब मैंने क्या करा, यहां से एक और डिस्क काट के निकाल दी, तो मेरे पास रिमेनिंग एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बच गया, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बच गया इस तरह से। अब इस जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, इस रिमेनिंग स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो मेरे पास ये रिंग बची, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? सेंटर उसी पॉइंट पर होगा, उसी पॉइंट पर होगा। ठीक है, मान लो मेरे पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ये डिस्क थी आपकी, आपके पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है, इस ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? अभी आया था h/3 डिस्टेंस पर, मान लो यहां पर है, सेंट्रोइड पर। कहां पे होता है? सेंट्रोइड पे होता है। अब मैंने इस ट्रायंगल से क्या करा, एक सर्कल काट के बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास अब क्या बचा? ये वाला पोर्शन बचा, ये पोर्शन बचा, और ये पोर्शन बचा। तो बचे हुए पोर्शन का, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? सेंटर पर, उसी पॉइंट पर होगा। सेंटर पे ही। अगर मान लो मैं कैविटी, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट है ये, अगर आप किसी बॉडी से सिमिट्रिकली कैविटी बनाते हो, तो उसके सेंटर ऑफ मास पर चेंजेस नहीं आएंगे, जिस पॉइंट पर है उसी पॉइंट पे रहेगा। तो आप पॉइंट लिखोगे, इफ कैविटी इज कट आउट, इफ कैविटी इज कट आउट सिमिट्रिकली, सिमिट्रिकली अगर आप कैविटी बनाते हो किसी बॉडी पर और सिमिट्रिकली निकालते हो उसको, देन सेंटर ऑफ मास remains at same location, remains at same location, सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पर रहेगा। आई बात समझ में? तो ये थे आपके एग्जांपल नंबर 1, जिसमें कैविटी जो काट रहे थे हम लोग, वो सिमिट्रिकली काट रहे थे। अब असिमेट्रिकली काटते देखते हो, रब कर दो उसको। अब देखो, मान लो मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, मान लो मेरे पास एक प्लेट है, ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट मान लो या फिर स्क्वायर मान लो। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? अभी यहां पर, है ना? एक स्क्वायर प्लेट है आपके पास, अब इस स्क्वायर प्लेट में से मैंने क्या करा, एक छोटा सा स्क्वायर काट के बाहर निकाला। कहां से काटा? देखो, एक छोटा सा स्क्वायर काट के बाहर निकाला। छोटा सा स्क्वायर कहां से काटा मैंने? यहां से काटा, यहां से एक स्क्वायर काट के मैंने बाहर निकाल दिया। तो आपके पास बस ये वाला पोर्शन बचा। तो बताओ रिमेनिंग पोर्शन, पहले का सेंटर ऑफ मास यहां पर, अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? अगेन वो वाई एक्सिस पर होगा। सो थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, किधर हो जाएगा? थोड़ा एक्स लेफ्ट शिफ्ट हो एक्सिस के जाएगा। थोड़ा लेफ्ट। पहले यहां पर था सेंटर ऑफ मास, अब हाँ। उसका सेंटर ऑफ मास क्या यहां पे आ जाएगा? यस सर, हाँ सर। यहां पर आपका नया सेंटर ऑफ मास पोजीशन आ जाएगी। आई बात समझ में? तो देखो, इसका जनरल फॉर्मूला बताता हूं मैं।
हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? जब हम कैविटी काट के निकालते हैं तो RCUM बराबर आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे? M1R1 वेक्टर, M1R1 वेक्टर, M1R1 मतलब कंप्लीट बॉडी का मास ले लो, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, माइनस कर दो जिसको काट के बाहर निकाला आपने M2, और उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, R2 वेक्टर। R2 क्या है? जो M2 आपने काट के बाहर निकाला उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है। और मान लो एक नहीं, मैं तो बहुत सारे इसमें स्क्वायर काट सकता हूं, तो माइनस M3R3 वेक्टर माइनस M4R4 वेक्टर एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 डैश डैश डैश। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। M1 क्या है यहाँ पे? M1 is the mass of complete body, mass of complete body। और M2, M3 एंड सो ऑन क्या है? ये मास ऑफ, किसका मास है? मास ऑफ रिमूव पार्ट्स, रिमूव्ड पार्ट्स। जो पार्ट्स मैंने रिमूव कर दिए हैं उनके मासेस जो है वो M2, M3 से शो कर रहा हूं मैं, ठीक है। समझ गए ये फॉर्मूला आपको? हाँ सर। आगे देखो, अब जैसे मान लो कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है। सॉलिड बॉडी सुना ही होगा आपने नाम, ठीक है। गाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। फॉर सॉलिड बॉडी, अगर कोई बॉडी आपकी सॉलिड है तो देखो मास की जगह ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, RCUM बराबर, तो मास को मैं क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं लिखूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट बॉडी। डेंसिटी तो कांस्टेंट है, M1R1 वेक्टर माइनस डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम 2 R2 वेक्टर माइनस डेंसिटी एंड वॉल्यूम 3 R3 वेक्टर एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय मास रो इंटू V1, रो इंटू V2, रो इंटू V3 एंड सो ऑन। तो देखो रो कांस्टेंट है, रो बाहर आ जाएंगे, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा फाइनली, रो जितने भी रो है सब कट जाएंगे, कॉमन लेके काट देना, तो आ जाएगा V1R1 वेक्टर माइनस V2R2 वेक्टर माइनस V3R3 वेक्टर। बॉडी में जी छुड़े। हाँ बेटा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से भी आप, अगर आपको वॉल्यूम पता है तो आप फिर भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, जरूरी नहीं मास पता हो आप लोगों को। आपको अगर वॉल्यूम भी पता हो तो आप ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, V1R1 V2। बॉडी कैसी होनी चाहिए? लेकिन यूनिफॉर्म बॉडी होनी चाहिए, ध्यान रखना। सिमिलरली फॉर सरफेस, मान लो बॉडी का क्या होता है, सरफेस हो, एरिया वगैरह हो, तो वहां पे क्या लिखते हैं हम लोग? RCUM बराबर, जैसे यहाँ पे V आया था वहां पे क्या आ जाएगा? सिग्मा आ जाएगा, रो की जगह वहां पे क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू A1 माइनस सिग्मा इंटू A2 मास की जगह, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा? A1R1 वेक्टर माइनस A2R2 वेक्टर। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? A3R3 वेक्टर, जिसको समझ में नहीं आया बता देना। और नीचे क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश डैश। क्या समझ में आया क्या? कैसे आया ये रिद्धि?